Hello students, a very good evening to all of you. और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक एक डेरिवेशन है, उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इंग्लिश में से कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले क्यों ना हम लोग मतलब समझ लें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या। जीरो ऑर्डर रिएक्शन A reaction is said to be zero order. A reaction is said to be zero order if rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant. यानी किसी अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया तब कहते हैं जब अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और स्टूडेंट्स, आज डेरिवेशन है तो आप लोग साथ साथ डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि अलग से बताने का जरूरत नहीं रहेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? वैसा अभिक्रिया जिसका दर अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। और रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन if rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant। अब उसके डेरिवेशन का बात करते हैं। मान लेते हैं लेट एक सामान्य अभिक्रिया जनरल रिएक्शन, मैंने कहा कौन सा है? ए से प्रोडक्ट, एक सामान्य अभिक्रिया मैंने मान लिया ए से प्रोडक्ट। तो रेट लिखना आपको शुरुआत में ही सिखाएगा। रेट बराबर लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, एक और तरीके से वेग नियम से रेट लॉ से लिख सकते हो कि ए का पावर जीरो। अब ए का पावर जीरो है, मतलब किसके बराबर हो गया? रेट के बराबर। कोई कहे सर ए का पावर जीरो क्यों लिखे? क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया है। और यहाँ माइनस क्यों लिखे? क्योंकि अभिकारक की बात कर रहे हैं, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है। अब एक साथ अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं रेट बराबर माइनस डी ए बाई डी टी, और किसी का पावर जीरो मतलब यानी किसके बराबर हो गया? के बराबर। मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं डेरिवेशन करने के लिए। डी ए बाई डी टी बराबर के। यहां से मैं कह सकता हूं माइनस डी ए बराबर के डी टी या डी ए बराबर माइनस के डी टी। अब स्टूडेंट्स, डी ए बराबर हमारा आ गया माइनस के डी टी। ये टर्म आया था, दिखाने जरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी ए बराबर माइनस के डी टी। अब मैं कहता हूं दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, यानी इसे समाकलित करने पर
आप समाकलन पढ़ें, इंटीग्रेशन डी ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी टी। कुछ मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी आप इंटीग्रेशन डी एक्स का लोगे तो क्या होता था एक्स, डी ए का लोगे तो ए हो जाएगा, डी टी का लोगे तो टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए, इसका माइनस के टी प्लस आई। आई को बोला जाता है समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब मैं कहता हूं एक परिस्थिति ले लो जब समय t बराबर 0 है। एक परिस्थिति ले लीजिए जब हमारा टाइम t बराबर 0 है। जब t बराबर 0 है मतलब अभिक्रिया हो ही नहीं रहा है, यानी जो सांद्रता A है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर। ए नॉट किसको बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता। अब स्टूडेंट्स मैं कहता हूं ये जो वैल्यू आया इसे कर दीजिए पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में रखें। तो ए की जगह जब t बराबर 0 रखोगे तो प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगा, तो a की जगह मैं लिख सकता हूं a नॉट, क्योंकि a नॉट प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस के t की जगह 0 प्लस i। यहां से a नॉट किसके बराबर आ गया, i के बराबर। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। एक बेहतर समीकरण बनकर आएगा, a बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप कह सकते हो इक्वेशन 2। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैं इक्वेशन 2 के आ जाने पर मैं कह सकता हूं, मेरा जो इक्वेशन 2 आया, देख लो मैं यहां लिख दे रहा हूं जिसे दिख ना रहा हो, ए माइनस के टी प्लस ए नॉट। यही था ना इक्वेशन 2, मैंने दोबारा लिख दिया है, शायद नीचे कट रहा था। अब मैं कह सकता हूं यहां से के टी को इस तरफ लेके आए प्लस हो जाएगा, ए को उस तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए। तो यहां से t बराबर 1/k ए नॉट माइनस ए। एक रिजल्ट ये भी हो गया। अगर आपसे t के बारे में पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं, अगर k के बारे में पूछेगा, रेट कांस्टेंट के बारे में, तो 1/t यहां पर ए नॉट माइनस ए, ये भी आपका रिजल्ट बनकर आ गया। यानी स्टूडेंट्स मेरे पास फाइनली मैं कहूं तो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना। एक दूसरा, इसे तीसरा इक्वेशन कह सकते हैं, इसे चौथा, और फाइनल रिजल्ट यही है। यहाँ पर के आप जानते हो किसको कहते हैं, रेट कांस्टेंट।
वेग स्थिरांक और ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये किसको बता रहा है, अंतिम सांद्रता, फाइनल कंसंट्रेशन। अब आपसे बोला जाए कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए, आप कैरेक्टरिस्टिक बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या क्या विशेषता हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषता बताओ। तो देखिए, पहला विशेषता तो तुम यही बोलोगे, ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है। देख लो, रेट किसके बराबर, के बराबर कांस्टेंट है। दूसरा विशेषता, ये एक ऐसा अभिक्रिया है जिसका वेग, ये अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है, क्या इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं करता। अब स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ कहता है कि आप ग्राफ बना के बताइए। यदि देखिए आपको ग्राफ बनाने को बोला जाए कंसंट्रेशन में, ध्यान दीजिए, यानी मैंने एक विशेषता बोला, रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा विशेषता बोला, रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये दो बातें मैं आपको बोल चुका हूं। अब ग्राफ की बात करें, आपको कह देता है कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंपटीशन में बार बार पूछता है, ग्राफ बना के बताइए। किसके बीच में आपको ग्राफ बनाने को कहता है, कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम टी। ग्राफ किसके बीच में बताना है, कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम टी। तो सबसे आसान तरीका, अगर आप इसको देखकर इक्वेशन 2 को देखकर, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 लिखे हुए हैं, हम जानते हैं एस, इसी का सहारा लेंगे, ए बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट होता है। तुम इस रिएक्शन का तुलना कर लो, इस इक्वेशन का तुलना y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी से, ध्यान दें। यानी अगर आपको ग्राफ बनाने को कहता है कंसंट्रेशन और टाइम में, तो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन 2 लिखा था, उसका तुलना कर लीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी से। अब ये बात तो फिक्स है कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा और उसका स्लोप माइनस एम होगा। यानी ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और यहां पर स्लोप कितना है इस स्ट्रेट लाइन का, माइनस एम। हमें तुलना करना है। तो जो छात्र ग्राफ नहीं बनाना जानते हैं उनके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं पहले y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का लाइन खींचूंगा, फिर दोनों का तुलना कर देंगे, y की जगह कंसंट्रेशन a रख देंगे, माइनस एम की जगह माइनस k रख देंगे, x की जगह t और c की जगह a नॉट। तो मान लीजिए मैं कहता हूं y बराबर
माइनस एम एक्स प्लस सी। डायरेक्ट भी मैं खींच सकता हूं, पर तुम लोगों के लिए एक एग्जांपल ले ले रहा हूं। y बराबर -5x प्लस 10, इसी का एग्जांपल हुआ। n की जगह -5, c की जगह जो इसका ग्राफ होगा वही y बराबर -mx प्लस c का ग्राफ हो जाएगा, और इसका तुलना हम इससे कर लेंगे इक्वेशन 2 से। यही मेरा इक्वेशन 2 था, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कहूं x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर यहाँ पर 0 रखोगे, y बराबर -5 0 प्लस 10, y बराबर 10, यानी x 0 होगा तो y 10 होगा। इसी प्रकार अगर x बराबर मैं आपको कहूं 2 रख दीजिए, y बराबर -5 2 प्लस 10, -10 प्लस 10, यानी x 2 है तो y आपका 0। अब इसी को हमें ग्राफ का रूप देना है, समझते हैं। ये रेखा x, ये रेखा y, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ओरिजिन है। मैंने कहा x मेरा 0 है तो y का मान 10, ये x 0 है, यहां पर कहीं मान लेते हैं y का वैल्यू कितना है 10, ध्यान देते हैं। फिर मैंने x का मान, अगर ये 1 है तो यहां पर x का मान 2, x 2 है तो y कितना है 0, यानी x का वैल्यू मेरा 2 यहाँ पर है, y का वैल्यू 0। तो ये हिस्सा किसको बता रहा है, गणित कितना जानते हो, x को पहले लिखते हैं 2 और y 0। अब हमें रेखा खींचनी है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये किसका रेखा हो गया, y बराबर -5x प्लस 10, ये इसी का रेखा हो गया है। और ये किसका एग्जाम्पल था, y बराबर -mx प्लस c का, यानी इससे आपको ये पता चला y बराबर -mx प्लस c का रेखा ऐसा होता है। तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या काम करते हैं, रेखा खींच देंगे y बराबर -mx प्लस c का, ये हम सीख, ये x ये y, ये ओरिजिन हमें पता है। ये रेखा कैसा आएगा, अभी खींच के बताए थे y बराबर -mx प्लस c। पर आप ये बताइए, ये जो रेखा मैंने खींचा y बराबर -mx प्लस c का, पर मुझे किसका रेखा खींचना है, इक्वेशन 2 का। y की जगह क्या है, कंसंट्रेशन, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, कंसंट्रेशन A। x की जगह क्या है, टाइम, यहां पर क्या लिख दूंगा, टाइम। ये हमारा ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। और m मेरा क्या था, रेखा की ढाल, स्लोप। यहां पर -m था, यहां पर क्या है, -k हो गया। और आप बताइए, ये c की जगह, ये c की जगह a0 है ना, तो ये जो अंतःखंड है, ये 0 से लेके यहां तक का दूरी किसको बता रहा है, a0 को बता रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, इक्वेशन 2 का। किसके बीच में हुआ, सांद्रता a और समय t के बीच में ये ग्राफ। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में
क्या क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए y अक्ष पर, यानी y अक्ष तो ये है ना कंसंट्रेशन A पर कितना इंटरसेप्ट होता है, कितना अंतःखंड, कितना हो रहा है इंटरसेप्ट A नॉट के बराबर, C का मान किसके बराबर, A नॉट के बराबर, रेखा की ढाल किसके बराबर, माइनस K के बराबर। ये तीसरा विशेषता हो। अब यदि आपको बोले चौथा विशेषता, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, यानी चौथा विशेषता जो है सांद्र अभिक्रिया का वेग और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। तो देखो उसको खींचने से पहले एक बार अभी तक जितना पढ़ा है उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। स्टार्टिंग से देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था, मान लीजिए एक सामान्य अभिक्रिया है, ए से प्रोडक्ट, मैं लिख सकता हूँ रेट माइनस डी ए बाई डी टी, सिखाएंगे वेग नियम से रेट के ए का पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो यहाँ पर 1 लिख दो। यहाँ से रेट माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के, क्योंकि ए का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। अपना डेरिवेशन करना था, माइनस डी ए बाई डी टी के बराबर हो गया, यहाँ से माइनस डी ए बराबर के डी टी हो गया, ऊपर जाएगा डी ए बराबर माइनस के डी टी, दोनों तरफ समाकलन कर लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर डी ए का और के डी टी का। यहाँ कंसंट्रेशन ए बराबर माइनस के टी प्लस आई, यहाँ पर आई किसको बता रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर हमने बोला प्रारंभिक स्थिति में जब अभिक्रिया नहीं हो रहा है, एट टी बराबर 0, जब अभिक्रिया नहीं हुआ तो सांद्रता की जगह प्रारंभिक सांद्रता होगा, कंसंट्रेशन ए की जगह ए नॉट होगा। इसे इक्वेशन 1 में रख दिया तो आई का मान ए नॉट आ गया। इस आई के मान को इक्वेशन 1 में रखते हैं। जैसे ही आई के मान को इक्वेशन 1 में रखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन 2 आता है, ए बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ से टी बराबर इतना हो गया, के बराबर इतना हो गया। के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, ए अंतिम सांद्रता। फिर मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट होता है शून्य कोटि अभिक्रिया। दूसरा, अभिक्रिया का वेग जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं करता। तीसरा, मैंने आपको ग्राफ बताया, कंसंट्रेशन और टी के बीच में ग्राफ बोला, तो इक्वेशन 2 से हम बनाएंगे। इस इक्वेशन 2 का तुलना मैंने y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी से किया, तो तुलना करने पर हम पाते हैं कि समान आ रहा है। मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, माइनस के होगा। y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का रेखा खींचना आपको सिखाया, उसमें y की जगह a रख दिए, x की जगह t रख दिए, स्लोप की जगह माइनस के, और y अक्ष पर अंतःखंड कितना हो गया, a। ये विशेषता था। अब स्टूडेंट्स चौथा विशेषता, अगर आपको कह दे कि आप ग्राफ बनाइए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में, तो आप बताइए इसके लिए रेट किसके बराबर, के, और के क्या है, कांस्टेंट ही है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए ये रेखा वेग को बता रहा है और ये नीचे वाला सांद्रता को बता रहा है 0। तो कभी भी कांस्टेंट का ग्राफ खींचना है, कभी भी आपको अगर कांस्टेंट का ग्राफ खींचना है तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या कहता है,
कि रेट कांस्टेंट है, अगर रेट का मान 5 आ गया तो तुम कंसंट्रेशन को 0 कर दो, बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाते जाओ, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा और ये किसको बता रहा है? कांस्टेंट को। तुम खुद देखो, कंसंट्रेशन का मान 0, फिर भी रेट यहीं पर, कंसंट्रेशन का मान आप बढ़ाते जाइए, फिर भी रेट का मान क्या है? यही है ना। यानी ये ग्राफ किसको बता रहा है? रेट और कंसंट्रेशन को, और बताता है रेट क्या है? कांस्टेंट। देख लीजिए स्टूडेंट ग्राफ। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कभी आपसे बोल दे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु का हाफ लाइफ पीरियड, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम बोला जाता है। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयु काल क्या होता है। तो समझ लो हाफ लाइफ पीरियड, तो सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के आधे भाग को, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के आधे भाग को प्रतिफल में परिवर्तित होने में जितना समय लगता है उसी को अर्ध आयु काल कहते हैं। मिला लीजिएगा, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के आधे भाग को प्रतिफल में परिवर्तित होने में जितना समय लगता है उसी को अर्ध आयु काल कहते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से डिनोट किया जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच, इंग्लिश में सुनो, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट और हाफ ऑफ द सब्सटेंस गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। उसी को क्या बोला जाएगा? हाफ लाइफ पीरियड। यानी मान लीजिए हम आपसे कहें कि हाफ लाइफ पीरियड में जो मेरा टाइम है, पहले टी होता था, अब क्या हो जाएगा? टी हाफ। यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें, तो स्टूडेंट्स जो कंसंट्रेशन ए है ये प्रारंभिक का आधा हो जाएगा ना। प्रारंभिक कितना था? इनिशियल ए नॉट लिए थे, उसका आधा,
ए नॉट बाय 2 हो जाएगा, यानी जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन है उसका हाफ क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो रिलेशन मेरा आया था उसके अनुसार अगर आपको याद हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी निकाले थे T बराबर 1/K, ध्यान देते रहना, ए नॉट माइनस ए निकाले थे। जहां तक हमें याद है इसको इक्वेशन 3 बोले थे ना। अब मैं आपसे कहता हूं ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का था, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड बताइए। हाफ लाइफ पीरियड बताओगे फॉर हाफ लाइफ पीरियड टी की जगह टी हाफ रखोगे, अभी आपको बताया ए की जगह क्या रखोगे। ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, भले आपको आसानी से समझ लग रहा है पर बेस्ट कंसेप्ट है। ए की जगह ए नॉट आप रखेंगे, टी की जगह यहां हमने रख दिया टी हाफ, ये 1/K, ए नॉट तो वही रहेगा पर ए की जगह ए नॉट बाय 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे टी हाफ, यहां पर 1/K ए नॉट में से ये घटाएंगे तो क्या आएगा ए नॉट बाय 2, यानी टी हाफ 1/2K मल्टीप्लाइड बाय ए नॉट। दूसरे शब्दों में आप देख लीजिए ये 1/2K क्या है, K कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, टी हाफ इसकी जगह कांस्टेंट लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय ए नॉट। ध्यान दीजिएगा टी हाफ इसकी जगह कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए नॉट, यदि कांस्टेंट को हटा दें टी हाफ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए नॉट के। टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए नॉट के। तो अब आप खुद याद करें कि यदि यहां पर मैं बात कर रहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम पीरियड आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम पीरियड आया 1/K ए नॉट माइनस ए आया। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है टी हाफ है वो कितना आ गया ए नॉट बाय 2K कांस्टेंट था, हटा सकते हैं, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसंट्रेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब अगर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है तो आपको बोला जा सकता है कि आप ग्राफिकली इसको बता दीजिए। यदि हम ग्राफ की बात करें किसके बीच में, यदि आपको ग्राफ बोला जाए कि आप टी हाफ वर्सेस ए नॉट के बीच में ग्राफ बनाइए। टी हाफ और ए नॉट के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपातीय। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपातीय। टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ बनाना है। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपातीय, यानी एक बढ़े तो दूसरा बढ़े। ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है और
ये किसको बता रहा है, t 1/2 किसके प्रोपोर्शनल है, a नॉट t। समय को बढ़ाओगे तो a नॉट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन। a नॉट को बढ़ाओगे तो आपका टाइम भी बढ़ेगा। अगर आपसे बोला जाए स्लोप कितना होगा, यहाँ पर 1/2k, ये स्लोप किसको बता रहा है, 1/2k को। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ। तो फाइनली देख लीजिए आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन दिए, उसके बाद आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण बताएं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फिर उसके बाद आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताएं और आपको ये बताएं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और उसके लिए ग्राफ भी डिस्कस किए। तो उम्मीद है आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।